अध्याय तृतीय गर्भ शारीर। अपन ये चैप्टर कर रहे थे। पहला पॉइंट हो गया था गर्भ की परिभाषा, फिर एक्सप्लेन ऑफ शुक्र एंड आर्तव, ये अपन कर रहे थे। तो स्टार्ट वहीं पे पहुंचते हैं। शुद्ध शुक्र के लक्षण अपने लास्ट क्लास में किए थे। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था, जो श्लोक नंबर था ना, सूत्र स्थान नहीं सुश्रुत शारीर स्थान, दूसरे चैप्टर का 13वां श्लोक था। मैंने यहाँ पे 11 लिख रखा था, ये 13वां श्लोक है, ठीक है। और ये जो चरक चिकित्सा का दूसरे चैप्टर का 50वां श्लोक है। पिछली बार क्या है, थोड़ा बताने में गड़बड़ हो गई थी, श्लोक नंबर बाकी सब ठीक था, है ना। ये हो गया था। अब देखो इसकी जो शुक्र है, क्या क्या नाम से अपन इसको जानते हैं। इसको देखो वीर्य भी बोलते हैं, रेतस भी बोलते हैं और सीमन भी बोलते हैं। देखो अपन वहीं से स्टार्ट किए जहाँ से अपने लास्ट क्लास छोड़ी थी ना। शुद्ध शुक्र के लक्षण चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, दोनों अपन ने कर लिए थे। फिर अपन यहाँ पे अब करेंगे शुक्र यानी वीर्य के पर्यायवाची क्या, सिनोनेम्स क्या है। पर्याय यानी सिनोनेम्स, तो वीर्य बोलते हैं, रेतस बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। स्वरूप कैसा होता है, शुक्रम सौम्यम, सुश्रुत शारीर, तीसरा चैप्टर का दूसरा श्लोक है। देखो ये, ठीक है। तो जल महाभूत से बना हुआ होता है, इसलिए इसे सौम्य कहा जाता है। और जो आर्तव होता है वो क्या होता है, आग्नेय होता है, ठीक है। तो ये शुक्र सौम्य मतलब सौम्यता, शीतलता, शीतल होता है एक तरीके से। जल महाभूत से बना होता है, इसलिए इसे सौम्य कहा जाता है। अब शुक्र की बात हो गई थी, शुद्ध शुक्र, क्योंकि अपन शुक्र और आर्तव का विवरण कर रहे हैं। मतलब शुक्र जो मतलब एक तरीके से सीमन है और जो ओवम है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो शुक्र के बारे में हो गया था। अब बात करेंगे शुद्ध आर्तव या रज। पर्याय देखो इसके, रज बोलते हैं इसको, आर्तव शोणित बोलते हैं, रसज्व। देखो रसज्व है ये, रसज्व क्यों बोलते हैं रसज्व, क्योंकि रस धातु से उत्पत्ति होती है इसकी, इसलिए इसको रसज्व बोलते हैं। स्त्री बीज भी बोलते हैं, शोणित भी बोलते हैं, रक्त भी बोलते हैं और स्त्री शुक्र भी बोलते हैं। इन नामों से इसको जाना जाता है। स्वरूप देखो इसका, आर्तवम आग्नेयम, सुश्रुत शारीर का तीसरा चैप्टर का दूसरा श्लोक, आर्तवम आग्नेयम। कि आर्तव आग्नेय होता है, अर्थात अग्नि महाभूत प्रधान है। डोमिनेंट कौन सा है, अग्नि महाभूत डोमिनेंट है, ठीक है। तो आर्तव शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। अब देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझने लायक है। क्या समझने लायक है कि भाई जो आर्तव शब्द है ना, अपन जो ये बात करते हैं, ये इस आर्तव शब्द में ये दो वर्डों के लिए यूज होता है। एक तो होता है मेनिस्ट्रुअल ब्लड, जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, जिसे रजकाल होता है, उसमें जो ब्लड बाहर आता है उसके लिए भी यूज होता है आर्तव। और जो ओवम होता है, जो अंडाणु होता है, ठीक है, ओवुलेशन होता है, वो अंडाणु होता है ना, उसके लिए भी आर्तव यूज होता है। तो ध्यान देना कि किस समय किसकी बात कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। कि देखो आर्तव शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है आयुर्वेद में। एक तो मेनिस्ट्रुअल ब्लड के लिए प्रयुक्त होता है, एक ओवम के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे किसके लिए प्रयोग हो रहा है, ये ओवम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो शुद्ध आर्तव के लक्षण, अब देखो शुद्ध आर्तव के लक्षण, अब जब श्लोक पढ़ोगे तो पता लगेगा किसके लिए बात हो रहा है। कि ससका ससक एस्रक प्रथम तु लाक्षा रसोपम तदावर्तम प्रसिद्धि यदा ससो ने विरंजित। ये है सुश्रुत शारीर का दूसरे चैप्टर का 19वां श्लोक, ठीक है। कि शुद्ध आर्तव के लक्षण मतलब ये किसकी बात कर रहा है, एक तरीके से इसकी बात कर रहा है, ये मेनिस्ट्रुअल ब्लड की बात कर रहा है। तो शुद्ध आर्तव के ससका सरक मतलब खरगोश के, ससक यानी खरगोश, खरगोश के रक्त के समान। ये खरगोश का जो रक्त, रैबिट होता है ना, रैबिट, रैबिट यानी खरगोश, उसका जो खून होता है, ब्लड होता है, उसके समान अगर ब्लड है तो क्या है, शुद्ध आर्तव है। या लाक्षा रस जैसा, लाक्षा रसोपम मतलब लाक्षा, लाक्षा एक प्लांट है, उसका रस उसके समान। माइक ऑफ रखा करो। लाक्षा, लाक्षा रस जैसा दिखाई दिखने वाला। और देखो नीचे देखोगे, तदावर्त प्रशंसन्ति, उसकी प्रशंसा की जाती है, मतलब अच्छा समझा जाता। तदोसो ने ब्रिंजते, जिसको धोने पर कपड़े पर धब्बा स्पॉट नहीं रहता, मतलब वो अच्छा माना जाता है। अगर मान लो किसी की मेनिस्ट्रुअल साइकिल कपड़े पे लग गया तो उसको धो दिया तो वो साफ हो जाता है, ठीक है, धब्बा नहीं रहता। ऐसा कि ब्लड का जो है ना दाग सा, धब्बा सा, वो रेड रेड सा नहीं रहता अगर शुद्ध आर्तव है। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये मेनिस्ट्रुअल ब्लड की बात कर रहा है। कौन, आचार्य सुश्रुत। अब आप बोलोगे कि मेनिस्ट्रुअल ब्लड की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत है। मेनिस्ट्रुअल साइकिल होगा तभी तो ओवम बनेगा, ठीक है। जैसे मेनोपोज हो जाता है, तो मेनोपोज हो गया किसी स्त्री के तो मेनिस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, मेनिस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो ओवम भी नहीं है।
तो ये दोनों किसके, देखो आर्तव शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है कि जो आचार्यों ने आर्तव को दो बार यूज किया अलग अलग, कि आर्तव को ओवम भी बोला है और आर्तव को मेनिस्ट्रुअल ब्लड भी बोला है। अब ये आपको समझना है कि किस समय किसके लिए यूज कर रहे हैं। तो ये किसके हैं, शुद्ध आर्तव के लक्षण, ये किसकी बात हो रही है, मेनिस्ट्रुअल ब्लड की बात हो रही है। ठीक है, अगर इस तरह का मेनिस्ट्रुअल ब्लड आपके यहाँ मतलब स्रावित हो रहा है इन 3 से 4 दिनों में, जो 4 दिन स्रावित होता है ना मेनिस्ट्रुअल ब्लड, तो आपका ओवम भी बिल्कुल शुद्ध बनेगा, ये इसका इंडिकेशन है। ठीक है, अब आगे देखो, स्त्री के आर्तव के दो भाग होते हैं, आर्तव शोणित मेनिस्ट्रुअल ब्लड, मतलब स्त्री के आर्तव के आप देखो 2 टाइप भी कर दिए। आचार्य ने ये भी बोला है कि भाई 2 नामों से यूज करते हैं इसको, मेनिस्ट्रुअल ब्लड भी यही है, ओवम भी यही है। और थोड़ा क्लासिफिकेशन किया इसका, क्या बोला कि भाई आर्तव शोणित जो मेनिस्ट्रुअल ब्लड है ना उसको तो बहिपुष्प बोल दिया, और जो मतलब जो दूसरा है मतलब जो अंडाणु है उसको क्या बोल दिया, अंत्यपुष्प, मतलब ओवम को अंत्यपुष्प बोला, और जो बाहर निकलता है जो रक्त निकलता है उसको मेनिस्ट्रुअल ब्लड को क्या बोला, बहिपुष्प। तो आप समझ जाओ, जब बहिपुष्प की बात हो रही है तो मेनिस्ट्रुअल ब्लड की बात हो रही है, और जब अंत्यपुष्प की बात हो रही है तो ओवम की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ अब कि भाई आर्तव क्या है, आर्तव के 2 भाग कर दिए, मेनिस्ट्रुअल ब्लड बराबर बहिपुष्प और अंत्यपुष्प बराबर अंडाणु ओवम। क्लियर। ठीक है, अब अपना इस जो अपना पहले दूसरा पॉइंट था सिलेबस का कि एक्सप्लेन ऑफ शुक्र और आर्तव, ये अपना कंप्लीट हो गया। अब करेंगे गर्भाधान, तीसरा पॉइंट गर्भाधान। ठीक है, गर्भाधान का अर्थ है गर्भवती होना या स्त्री शरीर में गर्भधारण होना, मतलब एक तरीके से प्रेगनेंसी होना। ठीक है, निश्चित होना, फर्टिलाइज होना, शुक्राणु और अंडाणु का फर्टिलाइज होना, निषेचन होना क्या कहलाता है, गर्भधान कहलाता है। गर्भधारण करता है गर्भवती होना या स्त्री शरीर में गर्भधारण होना। शुद्ध शुक्र एवं शोणित वाले पुरुष व स्त्री के ऋतु काल में मैथुन करने पर जब शुक्र एवं शोणित का गर्भाशय में संयोग होता है तो उसे गर्भाधान कहते हैं। ये डेफिनेशन है आयुर्वेदा के अनुसार कि शुद्ध शुक्र एवं शोणित मतलब एक तरीके से सीमन और ओवम वाले पुरुष स्त्री के ऋतु काल, मतलब जो टाइम है मतलब ओवुलेशन का टाइम है, ऋतु काल को एक तरीके से आप समझो ओवुलेशन का टाइम 12 से 16वां दिन, जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल का 12 से 16वां दिन होता है ना, उसकी बात कर रहा है कि ऋतु स्त्री के ऋतु काल में मैथुन करने पर। अब देखो ऋतु काल में आप संभोग नहीं करोगे, इंटरकोर्स नहीं करोगे तो गर्भधारण नहीं होगा, कॉमन सी बात है, अंडाणु बनेगा ही नहीं तो कैसे होगा। तो ये बोल रहा है कि शुद्ध शुक्र एवं शोणित वाले पुरुष व स्त्री के ऋतु काल में मैथुन करने पर, ठीक है, इंटरकोर्स करने पर जब शुक्र व शोणित का गर्भाशय में संयोग होता है उसे गर्भाधान कहते हैं। तो मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, युग्मनज बनता है, वो गर्भाधान है, मतलब एक तरीके से प्रेगनेंसी स्थापित होना। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ जाती हैं, वैसे तो ये 3rd ईयर में आती हैं, पुंसवन संस्कार और पुंसवन विधि, लेकिन कभी कभी 1st ईयर में ही पूछ लेते हैं जब पेपर डिफिकल्ट बनाते हैं, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, याद हो जाए तो कर लेना, नहीं छोड़ भी सकते हो। तो पुंसवन संस्कार क्या है, इच्छा अनुसार सम या विषम रात्रियों में संभोग करने पर भी संतान की पुष्टि के लिए किया गया विधान पुंसवन संस्कार कहलाता है। देखो ये पुंसवन संस्कार क्या है कि इच्छा अनुसार सम या विषम रात्रियों में संभोग करने पर, कि आप अपनी इच्छा से इंटरकोर्स कर रहे हो या तो मतलब देखो जब आपका मेनिस्ट्रुअल साइकिल जब बंद हो जाता है स्रावित होना, तो उस दिन से मतलब 4th 6th 8th 10th 12th 14 सम डे 5 7 9 11 13 जो गिन काउंटिंग करते हैं ना वो विषम, उसकी मतलब काउंटिंग की बात कर रहे हैं, सम और विषम इस तरीके से। तो इच्छा अनुसार सम या विषम यात्रियों मतलब रात्रियों में संभोग करने पर भी संतान की पुष्टि के लिए आप इंटरकोर्स कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मेरा जो पुत्र हो या पुत्री हो जो भी मतलब अच्छा प्राप्त हो, मतलब एक तरीके से सभी गुणों से संपन्न हो, ठीक है, मतलब बुद्धिमान हो, उसके हाथ पैर मजबूत रहें, एक तरीके से मतलब कि मेरा जो बेटा हो एक तरीके से इसके जैसा हो, एक तरीके से मतलब शक्तिशाली हो, उसमें सर्वगुण संपन्न हो, कोई बीमारी पैदा ना हो, तो इच्छा अनुसार तो आप उसमें जो मतलब एक तरीके से जो इच्छा रखते हो, तो इस संतान प्राप्ति के लिए संतान की पुष्टि मतलब उसको संपन्न स्वस्थ रखने के लिए जो भी आप करते हो ना विधान, जो भी आप मतलब एक तरीके से कार्यक्रम करते हो वो क्या कहला, पुंसवन संस्कार कहलाता है। अब क्या करते हो उसके लिए, तो पुंसवन विधि है, तो जो आप काम करते हो उसको तो पुंसवन संस्कार बोलते हैं, लेकिन क्या करते हो उसको पुंसवन विधि बोलते हैं। तो पुंसवन विधि देखो क्या है कि उचित दिनों में गर्भाधान की हुई पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाली स्त्री के दाहिने नथुने मतलब राइट नोस्ट्रिल, मतलब दायां जो नाक का छिद्र है ना उसमें लक्षणा वटशुंग सहदेवा सफेदवला आदि में से किसी एक को, ये क्या है, प्लांट हैं, औषधीय प्लांट हैं, ठीक है,
इनमें से किसी एक को, देखो एक की बात किया तो इनमें से जो आपको मिल जाए वो ले लो। एक को गाय के दूध के साथ पीस कर उसके 3 या 4 बूंद डालें। कहाँ पे डालना है? राइट नोस्ट्रिल में। किसको डालना है? जिस स्त्री की प्रेगनेंसी हुई है मान लो, ठीक है, उसकी राइट नोस्ट्रिल में डालना है। उसके गले थ्रोट में आ जाने पर भी निगल लें। अगर मान लो वो 4 बूंद डाली आपने, अब नाक का क्या गले से कनेक्टेड है, आपको पता है, आप एनाटॉमी पढ़ते हो, मॉडर्न पढ़ी होगी, जो नाक है इस तरीके से गले में पीछे से घूम फिर के आ जाती है गले में। तो आपने जो जो चीज़ डाली है ना अंदर नाक में, क्योंकि राइट नोस्ट्रिल में डाली है, तो वो क्या करेगा, वो गले में आएगा। तो उसको थूकना नहीं है, उसको गले पे आने पर भी निगल लें, मतलब उसको अंदर ले जाना है, मतलब निगल लें अंदर, थूके नहीं, अर्थात बाहर नहीं आने दें। यह विधि दूसरे माह में भी की जाती है। तो मान लो जैसे कि आप ऋतुकाल में इंटरकोर्स कर रहे हो, आपको अच्छा पुत्र चाहिए, एक अच्छी संतान चाहिए, ठीक है, आपको पुत्र प्राप्ति, देखो यहाँ पे लिख दिया कि पुत्र प्राप्ति, अच्छी पुत्र प्राप्ति के लिए मान लो कोई आप कर रहे हो इंटरकोर्स, तो आपको अगर ऐसा करना है पुंसवन संस्कार, तो आपको इन चारों में से किसी एक को लेना है, गाय के दूध में उसको पीसना है, फिर उसकी 4 बूंद अपनी राइट नोस्ट्रल में डालनी है, ठीक है, ये डेली करना है प्रोसेस। फिर अगले मंथ भी यही करना है। ये विधि दूसरे माह में की जाती है, अथवा भ्रूण के अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति से पूर्व ही की जानी चाहिए। ये बोल रहा है कि 2 महीने से, क्योंकि 2 महीने बाद में जो भ्रूण है मतलब फीटस है, उसके अंग प्रत्यंग हाथ पैर ऐसे बनने लग जाते हैं, क्योंकि अभी तो देखो यूमनस बनेगा, फिर है ना मोरूला ब्लास्टुला 120 कोशिकीय अवस्थाएं, फिर ऐसा कुछ चलता रहता है, तो 1-1.5 महीने का टाइम लग जाता है, तब तक ये काम कर सकते हो, उसके बाद में आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये विधि दूसरे माह में भी की जाती है, अथवा भ्रूण के अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति से पूर्व ही की जानी चाहिए, मतलब भ्रूण के विकास होने से पहले पहले ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? पुंसवन विधि। याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, बस ये परिभाषा याद कर लेना। गर्भाधान किसे कहते हैं? मतलब फर्टिलाइजेंस, ह्यूमनस बनने को ही अपन गर्भाधान बोलते हैं, कि स्त्री का मतलब स्त्री का ओवम और जो पुरुष का शुक्र का जो मिलना है ऋतुकाल में, वो क्या है? गर्भाधान कहलाता है। ठीक है, अब है अगला अपना पॉइंट है पंच महाभूत और त्रिदोष की गर्भ वृद्धि में उपयोगिता। रोल ऑफ पंच महाभूत एंड त्रिदोष इन द फीटल डेवलपमेंट, क्योंकि अपना सिलेबस में यही पॉइंट है ना, रोल ऑफ त्रिदोष एंड पंच महाभूत इन फीटल डेवलपमेंट, अपन ये करेंगे अब। देखो ये श्लोक बार बार आ रहा है, ये श्लोक देखो गर्भ की परिभाषा में भी आया, ये श्लोक शरीर की परिभाषा में भी आया, ये श्लोक फिर से आ गया, इसलिए मैंने बोला था कि ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, और ये श्लोक एग्जाम में आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 जगह आ चुका, शरीर की परिभाषा में आया, गर्भ की परिभाषा में आया, और यहाँ भी पुनः आ गया। तो शुक्र श्रोणितम गर्भाशय स्तम आत्मा प्रकृति विकारम सम्मूर्चितम गर्भ इति उच्यते तय चेतना अवस्थित वायु विवर्जित तेज एवं पचति आप क्लेदंती पृथ्वी सन्नति आकाश विवर्धति एवं विवर्धति स यदा अस्तम पादे जीव्या ग्रहण करण नितंब आदि सर्ग अंगोपादेशु शरीर इति संज्ञा लभते। अब इसी में इसका आंसर है, किसका? पंच महाभूतों का गर्भ वृद्धि में उपयोगिता वाला। तो गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति षोडश विकार युक्त शुक्र और शोणित गर्भ कहलाता है। यहाँ तक समझे ना, गर्भ इति उच्यते, और इसको मैंने डिटेल में लिखा भी रखा है, डिटेल में बता भी रखा है। अब देखो तम चेतना अवस्थित, तो चेतना युक्त उस गर्भ में पंच महाभूत की उपयोगिता, अपनी हेडिंग क्या है? पंच महाभूत और त्रिदोष की गर्भ में उपयोगिता। तो चेतना युक्त तय चेतना अवस्थित, मतलब चेतना युक्त उस गर्भ में पंच महाभूत की उपयोगिता। वायु, वायु महाभूत क्या करता है? विवर्जित, मतलब विभाजन कार्य करता है, जो होता है ना विदलन का कार्य होता है, कोशिकाओं का धड़ाधड़ विभाजन होता है, 2 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, फिर 128, वो विभाजन काम कौन करती है? वायु। फिर है तेज एवं पचती, अग्नि महाभूत पाचन कर्म करती है, ठीक है, एक तरीके से एनर्जी पोषण, ठीक है, वो पाचन कर्म। आप कलेदंती, आप यानी जल, तो आप कलेदंती जल महाभूत क्या करता है? क्लीनता पैदा करता है, मतलब उसको सूक्ष्मता से बचाता है, उसमें गीलापन रखता है, तो जल महाभूत गीलापन रखता है उसको, ठीक है। पृथ्वी सन्नति, पृथ्वी महाभूत खट्टिनता सन्नन और घनता, मतलब उसको आकार और स्वरूप प्रदान करता है, ठीक है, एक तरीके से इकट्ठा करता है। और आकाश विवर्धति, और आकाश महाभूत आकार में वृद्धि करता है, उसको बढ़ाता है, उसकी विकास करता है। तो अब देखो आगे, एवं विवर्धति से यदा हस्तपाद जीव्या, मतलब इस तरीके से बढ़ता हुआ, मतलब एवं मतलब इस तरीके से बढ़ता हुआ, से यदा हस्तपाद मतलब हाथ पैर बनते हैं, तो ये बोल रहा है कि इस प्रकार बढ़ता हुआ गर्भ अंग प्रत्यंगों से युक्त शरीर कहलाता है। तो ये हो गई पंच महाभूत की, आपको ऐसे कैसे लिखना है इसको, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पंच महाभूतों की गर्भ वृद्धि में उपयोगिता, तो आपको इतना सा नहीं लिख देना है, ये श्लोक लिखना है पूरा, ये श्लोक के बाद में ये 3-4 लाइन भी लिखनी है। अब देखो त्रिदोष की उपयोगिता,
वात पित्त श्लेष्मणाम एवं देह संभव हेतु सुश्रुत सूत्र स्थान 21वां चैप्टर का तीसरा श्लोक है। तो नंबरों पे ध्यान मत दो, बस ये होना चाहिए कि सुश्रुत के इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि सुश्रुत ही सुश्रुत आ रहा है बार बार, तो सुश्रुत के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वात पित्त श्लेष्मण एवं से देह संभव होते हैं, मतलब वात पित्त कब भी देह उत्पत्ति में कारण होते हैं। किसने बोला ये? सूत्र स्थान ने बोला, आचार्य सुश्रुत ने। कैसे? एक श्लोक और आता है, मैंने श्लोक नहीं लिखा क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी से आप समझ जाओगे कि चंद्र सूर्य और वायु, चंद्र सूर्य और वायु क्रमशः, मतलब क्रमशः मतलब लगातार, चंद्र क्या करेगा? बलदान, मतलब अपन को बल देता है, एनर्जी देता है एक तरीके से। मतलब ना कि आपने ऋतु काल में पढ़ा होगा, नहीं वो ऋतुचर्या में चंद्रमा क्या करता है? अपने शरीर को बल प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरीके से विसर्ग, यानी विसर्ग काल में चंद्रमा ही तो होता है डोमिनेंट। दो काल होते हैं, आदान काल और विसर्ग काल। ऋतुचर्या में आपने पढ़े होंगे। तो आदान काल में क्या डोमिनेंट होता है? सूर्य। विसर्ग काल में क्या डोमिनेंट होता है? चंद्रमा। और चंद्र जो विसर्ग काल है उसमें क्या होता है? अपन को बल प्रदान होता है, क्योंकि शिशिर अवस्था में, मतलब हेमंत ऋतु में अपना बल सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि चंद्रमा डोमिनेंट है, शीतलता है, बल देने वाला है। तो विसर्ग बलदान, तो ये चंद्रमा क्या करता है? बलदान, मतलब अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और आधान, सूर्य क्या करता है? आदान काल में डोमिनेंट रहता है, अपने बल को कम कर देता है, मतलब गर्मियों में बिल्कुल कम कर देता है। अब सूर्य डोमिनेंट है गर्मियों में, कितनी तेज गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए तो व्यक्ति गर्मियों में जल्दी थक जाता है, क्योंकि कम शक्ति नहीं है। तो ये रस परिग्रह, अपने रस का हरण कर लेता है एक तरीके से। और विक्षेप, वायु मतलब फैलाना है। तो ये देखा, चंद्र सूर्य वायु मतलब बलदान, आधान और विक्षेप की क्रियाओं के द्वारा जगत को धारण करते हैं। मतलब जिस तरह के सूर्य, चंद्रमा और वायु अपने इस संसार को धारण करते हैं, उसी प्रकार कफ, पित्त और वायु शरीर को धारण किया करते हैं। तो अपन इस बात से समझ सकते हैं कि गर्भ में भी तीनों दोषों का महत्व है। ठीक है, ये हो गया पंच महाभूत और त्रिदोष की गर्भ वृद्धि में उपयोगिता। अब पढ़ेंगे अपन बीज, बीज भाग और बीज भाग अवयव। अपना सिलेबस का ये अगला पॉइंट है। देखो, बीज, बीज भाग एंड बीज भाग अवयव, ये क्या है? क्या समझते हो बीज इनसे? तो बीज क्या होता है? या तो शुक्र बीज बोल दो, मतलब इस तरीके से सीमन बोल दो, स्त्री बीज को ओवम बोल दो, या फिर गर्भ बीज मतलब फर्टिलाइजेशन ओवम मतलब युग्मनज, इसको अपन बीज बोलते हैं। ठीक है, बीज भाग, बीज के मध्य में उपस्थित भाग मतलब न्यूक्लियस, केंद्रक। तो आज जो पिछले के ज़माने में जो आयुर्वेद था, उस समय मॉडर्न नहीं था, न्यूक्लियस तो अब आया, तो उसको क्या बोला था? न्यूक्लियस को इन्होंने बीज भाग बोला। और बीज भाग अवयव क्या है? बीज भाग के अंदर, मतलब इस बीज भाग के अंदर उपस्थित भाग अवयव, क्रोमोसोम एंड जीन। देखो किस लेवल तक आचार्यों ने बताया हुआ है, क्रोमोसोम और जीन तक की बातें की हैं आचार्यों ने। तो आप समझ गए ना बीज किसके लिए बोला है, बीज भाग किसके लिए बोला है, और बीज भाग अवयव किसके लिए बोला है। अब देखो विकृति, इनमें विकृति होने के दो मुख्य कारण है। किसमें? मतलब एक तो ओवम में, या फिर सीमन में, मतलब वो स्पर्म में, या फिर मतलब या युग्मनज जाइगोट में, या फिर क्रोमोसोम एंड जीन में अगर विकृति है तो किन कारणों से होती है? या तो आनुवंशिकी होती है, या फिर हेरिडिटी एनवायरमेंटल होती है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के संपर्क में आ गए, या फिर उत्प्रेषण हो गया, म्यूटेशन हो गया, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मेरे को ये बताना था कि इनका मीनिंग क्या है। तो बीज से आप क्या समझते हो? फर्टिलाइज ओवम। बीज भाग से आप न्यूक्लियस समझ सकते हो, और बीज भाग अवयव से क्रोमोसोम एंड जीन्स। तो इस लेवल तक, इस माइन्यूट लेवल तक है ना आचार्यों ने बात की है। तो बहुत से बोलते हैं कि आयुर्वेद बहुत पुराना है। आयुर्वेद जहाँ पहुँचा है ना, अभी वहाँ पे मॉडर्न पहुँचा भी नहीं, उसके 10% इससे तक भी नहीं पहुँचा। ये बात ध्यान रखनी। अभी मैं बताऊँगा क्यों नहीं पहुँचा। लिंग विनिश्चय, इसी बात से क्लियर हो जाएगा अगले पॉइंट से, क्योंकि अगला पॉइंट यही है, लिंग विनिश्चय, छठा पॉइंट। तो इस पॉइंट में आपको बताऊंगा कि उसके 10% इससे भी नहीं पहुँचा। तत्र शुक्रम बहुलात पुमान, आर्तव बहुलात स्त्री, सामुद्यव नपुसंगमित, मतलब सुश्रुत शारीर का तीसरे चैप्टर का 5वां श्लोक है। क्या बोल रहे हैं ये? कि निषेचन के समय शुक्र की अधिकता, अगर शुक्र की अधिकता है तो पुरुष पैदा होगा, मतलब मतलब पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर आर्तव की अधिकता है तो स्त्री की प्राप्ति होगी। और दोनों की समानता है तो नपुसंग, मतलब जो होता है ना सिकंडी एक तरीके से, उसकी उत्पत्ति होगी। यह तत्र शुक्र बहुलात, मतलब शुक्र बहुलात मतलब शुक्र की मात्रा अधिक, आर्तव बहुलात मतलब आर्तव की मात्रा अधिक तो स्त्री, और सामुद्यम नपुंसकमित, मतलब अगर समान है तो नपुंसक पैदा होगा, मतलब एक तरीके से। तो ये बोलता है कि यहाँ बहुलात अल्पता से उसमें विद्यमान क्रिया शक्ति के बल अबल पर मानी जानी चाहिए, ना कि इसकी मात्रा प्रमाण के आधार पर। तो किस प्रकार बहुलात माना? ऐसा नहीं कि
क्वांटिटी पे ध्यान नहीं है, क्वालिटी पे, मतलब एक तरीके से किस तरह की क्रियाविधि। तो उसकी जो डोमिनेंट क्रियाविधि है ना, जैसे डोमिनेंट क्रियाविधि कौन है, शुक्र है, तो वहाँ पे पुत्र की उत्पत्ति होगी। अगर वहाँ पे डोमिनेंट कौन है, ओवम है, तो वहाँ पे स्त्री की पैदा होगी। दोनों समान है तो क्या होगा, नपुंसक पैदा होगा। ये मतलब लिंग बने सेक्स डिटरमाइंस पढ़ रहे हो ना, कि एक्स वाई, एक्स एक्स मिला तो स्त्री पैदा होगी, एक्स वाई मिला तो पुरुष पैदा होगा, वो मॉडर्न के अनुसार है। अपन क्या कर रहे हैं, ओनली आयुर्वेदा कवर कर रहे हैं। तो मैंने पहले बताया कि मैं आयुर्वेदा कवर कराऊंगा आपको। तो ये आयुर्वेद के अनुसार लिंग विनिश्चय, मतलब आयुर्वेद के अनुसार लिंग का निर्धारण कैसे होता है, कैसे पता लगेगा कि भाई लड़का होगा कि लड़की होगी। आप मॉडर्न में तो भाई एक्स वाई गुणसूत्र के हिसाब से पता लगा लेते हो, वो आपने पढ़ा है, पीएमटी में अच्छी तरीके से पढ़ा है, फिजियोलॉजी में पढ़ लोगे आप, ठीक है, मॉडर्न में पढ़ लोगे। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार तो यहाँ पे पता चलेगा। तो लिंग विनिश्चय में अपना आयुर्वेद का टॉपिक है। तो किस तरीके से पता लगेगा, ये बताया किसने, सुश्रुत ने बताया, आचार्य सुश्रुत ने, सारस्वत ने बताया। और इसकी जो क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दिया, क्वालिटी पे ध्यान दिया कि किस तरीके से कार्य करता है। जो डोमिनेंट है ना, उसी के अनुसार पुत्र पैदा होगा, उसी के अनुसार लड़की पैदा होगी। अब देखो, संसर्ग काल ऋतुकाल के सम दिनों में स्त्री के साथ संसर्ग करने पर पुत्र व विषम दिनों में संसर्ग करने पर कन्या की उत्पत्ति होती है। संसर्ग काल और ऋतुकाल के कहने का मतलब है जब इंटरकोर्स करते हो, ठीक है, जैसे कि आपका मेनिस्ट्रुअल साइकिल 4 दिन, चौथे दिन आपका मेनिस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया, तो 5वें दिन तो हो गया विषम काल, और छठा दिन क्या हो गया, समकाल। तो इस तरीके से 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये दिन क्या है, विषम। अगर इन दिनों में आप इंटरकोर्स करोगे तो कहने का मतलब पुत्र की पैदा होगी। अगर आप 6, 8, 10, 12, 14, 16 इन दिनों में आप इंटरकोर्स करोगे तो क्या करे, क्या उसकी पुत्र की पैदा होगी। सम दिनों में क्या होता है, पुत्र की पैदा होती है, और विषम दिनों में क्या होता है, पुत्र की पैदा होती है। तो संसर्ग काल ऋतुकाल के सम दिनों में स्त्री के साथ संसर्ग करने पर, संसर्ग यानी इंटरकोर्स, पुत्र विषम दिनों में संसर्ग करने पर कन्या की उत्पत्ति होती है। अब देखो एक बात और बोली आचार्यों ने, राइट टेस्टिस से स्रावित स्पर्म जब लेफ्ट ओवरी से संयोग करता है तब पुरुष संतान, और जब लेफ्ट टेस्टिस से स्रावित स्पर्म जब राइट ओवरी से स्रावित ओवम से संयोग करता है तब कन्या संतान की उत्पत्ति होती है। अब किसको पता कि कौन सी टेस्टिस से सीमन आया, कौन सी ओवरी से अंडाणु आया, किसको पता, किसी को नहीं पता। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि भाई राइट टेस्टिस से जब उत्पन्न होता है ना क्या, स्पर्म, और लेफ्ट ओवरी से अगर मान लो अंडाणु आया तो क्या होगा, पुरुष पैदा होगा। और जब लेफ्ट टेस्टिस से स्पर्म आया है और राइट ओवरी से ओवम आया है तब कन्या की उत्पत्ति होती है। लेकिन किसी को पता नहीं है, तभी तो बोलते हैं ना कि पुत्र पैदा होगा या पुत्री पैदा होगी। आज तक किसी को नहीं पता चलता कि भाई किस टाइम पे इंटरकोर्स करने पर या फिर ऐसा प्रोसेस करने पर पुत्री पैदा होगी, ऐसा प्रोसेस करने पर पुत्र पैदा होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये सब धारणाएं हैं। अब आचार्यों ने बोला है तो सत्य होगी, लेकिन इनको जानने की तरकीब नहीं है, अपन को पता। अपन को कैसा पता लगेगा भाई राइट से हुआ या लेफ्ट से हुआ, और अपन को यहाँ पे कैसे पता लगेगा, इसमें भी देखो सुश्रुत ने बताया कैसे पता लगेगा भाई इसमें ओवम डोमिनेंट है या फिर स्पर्म डोमिनेंट है, कैसे पता लगेगा, नहीं पता लग सकता। अगर आचार्यों को पता था लेकिन अपन को उस चीज़ का पता नहीं है, क्योंकि इतनी अपन ने पहुँच ही नहीं की, इतनी अपन ने तरक्की नहीं की, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आयुर्वेद बहुत आगे है। अब देखो इसमें और बताऊँ मैं, योनि में शुक्र स्खलन स्थान योनि पथ में 3 प्रकार की नाड़ियाँ विद्यमान होती हैं। या जो आप इंटरकोर्स करते समय जो सीमन है, ठीक है, जो वीर्य है उसका स्खलन होता है, ठीक है, उसका श्रावण होता है, वो 3 जगह हैं। मतलब क्या बोलते हैं, 3 नाड़ियाँ विद्यमान होती हैं, समीरणा, गौरी और चंद्रमासी। अब ये आचार्यों ने नाम दिए हैं समीरणा, गौरी, चंद्रमासी। ये बोलता है कि ये 3 स्थान बताएं, 3 जंक्शन बताएं, अपनी जो वेजाइना है, जो योनि है, ठीक है, उसमें 3 स्थान बताएं, समीरणा, गौरी, चंद्रमासी, मतलब 3 नाड़ियाँ। ये बोलता है कि आचार्य बोलते हैं समीरणा पर यहाँ पर शुक्र स्खलन होने पर गर्भ नहीं ठहरता, कहने का मतलब यहाँ पे पुत्र की पैदा होती ही नहीं है, निष्फल हो जाता है, कोई फल प्राप्त नहीं होता। गौरी, यहाँ पर शुक्र स्खलन होने पर पुरुष संतान का जन्म होता है। अगर इस जंक्शन पे आप अपने वीर्य का श्रावण कराओगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी। और चंद्रमासी पे यहाँ पर शुक्र स्खलन करने पर कन्या का जन्म होता है। लेकिन मॉडर्न में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसके समानता जो बता सके कि ये समीरणा है, ये गौरी है, ये चंद्रमासी, ऐसा कोई जगह फॉर्मेट नहीं पाया आज तक। लेकिन आचार्य को पता था, तभी तो बोल रहा हूँ ये चीज़ आप खोजना बाकी है एक तरीके से। अगर ये चीज़ पता लग जाए तो आजकल पता लग जाए ना कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, आपको बस एक जंक्शन पता लगेगा भाई यहाँ पे शुक्र स्रावित करना है, आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये चीज़ अभी तक अज्ञात है कि किस जगह को किस आचार्य ने कहाँ पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट को नाम दिया है, कोई नहीं, बस किताबों में लिखा हुआ है, आचार्यों ने लिखा हुआ है ये चीज़, और अपन इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन अपन को इस चीज़ को ज्ञान नहीं है कि ये एक्चुअली में है कहाँ पे, क्योंकि आचार्य चले गए, किताब में लिखा है, उनको समझाए कौन, इतनी बुद्धि वाले अभी माइंड पैदा हुए नहीं, ठीक है।
हो सकता है कि फ्यूचर में 100 साल 200 साल बाद में ऐसे जंक्शन मिल जाएं कि भाई हाँ यहाँ पे शुक्र स्थापित करने से, जैसे गौरी पे स्थापित करने पे पुरुष होता है और चंद्रमासी पे, तो इनका मतलब लैंडमार्क ढूंढ ले कि ये स्थान है। हो सकती है तरक्की, कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर है। ठीक है, तो ये हो गई। अब करेंगे गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि, और ये बहुत लेंथी टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है इस चैप्टर का। ठीक है, तो अपन इसको कल करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, कल ये चैप्टर शायद पूरा हो जाएगा। थैंक यू आज की क्लास के लिए, धन्यवाद। कोई डाउट है? हेलो। नो सर। ओके, थैंक यू।